जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 लड़कों की हवस को भगत कर में मरने वाली हो गई थी। जब 7वां लड़का अंदर आया तो होश उड़ गए, क्योंकि इसका तो मुझे मेरी मजबूरियों ने मार डाला था। माँ पीछे भी नहीं हिट सकती थी। मुझे मेरे बाप की जिम्मेदारी दी गई थी जो मुझे ही पूरी करनी थी। अगर मैं ऐसा ना कर पाती तो मेरी बहनें और मेरी माँ का दिल भी टूट जाता, और वो आखिरी उम्मीद की किरण भी जिसे मुझे मरकर भी निभाना ही था, जो मैं हर तरह की कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पा रही थी। मेरा सोच सोच कर बुरा हाल था कि अब ये कैसे होगा। फिर एक दिन मुझे कुछ लड़कों ने रात गुजारने पर मेरी मतलूबा रकम मुझे देने की ऑफर की, जो मुझे किसी सूरत भी मंजूर न थी, न ही इसके अलावा कोई और हल था। आखिर मुझे करना पड़ा। खुद को मार कर मैंने अपनी बहनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। मेरे साथ जो भी हुआ इसकी खबर का दर्द मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने खुद को मार दिया था। अपनों के ख्वाब और उम्मीदें टूटने से बचा ली थी। बस इस वक्त में ही बाकी नहीं बची थी। इस तरह नोचा था उन लड़कों ने कि मैं आज भी दर्द महसूस करती हूँ और मेरी नींदें तक हराम हो गई थी। लेकिन मर के भी कैसे जिया जाता है ये मैंने इसके बाद जाना। इस जालिम दुनिया में रहम नहीं है। आप मेरी कहानी सुनकर दर्द महसूस करेंगे। इस छठे लड़के की जब बारी आई तो इसकी मुझे देखकर चीखें निकल गई। मेरी जिम्मेदारी और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मकाम तक ले आई थी, जहां मैंने एक ही रात में 5-6 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे, जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने ही लम्हों में ही मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना दिया। ये पहली दफा था जब मैं किसी मर्द के लम्ह से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर इसके और भी दोस्त लाइन में बैठे हैं। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरी आंसुओं को नजरअंदाज करता अपनी शिद्दत मुझ पर बखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की ताकत खत्म हो रही थी। मैं बार बार इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो इतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे इसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरा धक्का देने पर भी वो पहले से ज्यादा जोश से मेरे करीब आया। इसलिए अब मैं इसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते इसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ जरूर वक्त गुजारेगा। इसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां निशान मौजूद ना हो। तीसरा नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह इसके दांतों के निशान थे। मजीद 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम न किया और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी जिंदगी की सियाह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं आ रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थीं, और जब उन 5 लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या मुज़ाहमत कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर इसकी चीखें निकल गईं। वजह जानकर आपके भी रूंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम अकरा था और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे इस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतज़िर होते। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी, जिसके पास ना ही तजर्बा था ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी अव्वलीन ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने मेरी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में वाहिद कमाने वाले थे और हम 3 बहन भाई घर में मौजूद थे। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल नहीं की, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी इसके बजाय मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि अब्बा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे।
मैं हमेशा ही अब्बा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर अब्बा का चेहरा हमेशा उतर जाता। बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते हैं, तो फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था, और फिर एक रात अब्बा नींद में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, और जब हम पर सुबह ये बात खिली कि अब्बा हमारे दरमियान नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि अब्बा हमारे किस कदर अहम थे। जब तक वो हमारे सरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की हर बुरी नज़रों और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम नहीं थे। अब्बा के इंतकाल के कुछ दिन तक तो पास पड़ोस वालों ने, ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी जिंदगियों में मशगूल हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरना मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा, और मुझे समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी कंपनी ने मुझे नौकरी नहीं दी थी। हर कंपनी के बाहर 1000 नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने के इवज सिर्फ 6000 मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही अदा हो पाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजर्बा पूछते, और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली, तो मेरी एक दोस्त के भाई के तवस्सुत से मुझे एक फूड मॉल में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक इलाके में बना हुआ पीर साहिब का हाउस, जहाँ पर वक्त ही मर्दों का बहुत रश रहता था। काले रंग का चुस्त था। पेंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर फूड मॉल का नाम लिखा हुआ था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। इस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से तकाजे थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे बाल कंधों पर फैले हुए हों, और वो बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर वापस लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। अब्बा की मौजूदगी में तो कभी बिला ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और फूड मॉल में तो इतने सारे मर्दों के दरमियान इतना तंग सा लिबास पहनकर खड़ा होना मेरे लिए एक निहायत ही कठिन मरहला था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी परेशान मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने अम्मा से कहा कि इद्दत के दिनों में वो दरवाजे तक क्यों चली आई, तो अम्मा रोते हुए कहने लगे कि बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल धक सा बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बिजली के बगैर गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले 2 महीने से हम अदा नहीं कर पाए थे, और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। अम्मा के आंसू ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने अम्मा को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा बासु हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां भी करनी है। अम्मा ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही ये फर्ज निभाना था। अम्मा पूछ रही थीं कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने अम्मा से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात के 11 बजे तक है, और ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मा को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर अम्मा हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। ये कौन सी कंपनी है जहां दोपहर के 3 बजे बुलाया गया है? मैंने झूठ कह दिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि अम्मा ने मस्जिद सवालात करने के बजाय मुझे तरक्की की दुआ दी और अगली दोपहर 2 बजे ही फूड मॉल के लिए मैं रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म फूड मॉल में आकर तब्दील किया। मैनेजर ने मुझे फूड मॉल के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को अदब से वेलकम करोगी, और साथ ही मुझे डांट कर कहा कि ये कैसे मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहां मौजूद एक दूसरी लड़की से मेकअप से मेरी गहरी सुर्खी लगाई। वो बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी, और इसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी। जब वो लड़की कहने लगी कि ये लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने के तो बहुत से लोग मिल जाते हैं,
जान गई थी ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली थी। नौकरी का ये पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आती थी, ज्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मैंने अम्मा के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। अब्बा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे। मैं हमेशा ही उनसे किसी न किसी बात पर उठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर दोपहर के 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि आर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा आसान लगा और फिर कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि ये काम भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी आर्डर लेने के लिए जाती अक्सर मर्द मुझे सर से पाँव तक देखते और मुस्कुराते, बदले में मुझे भी मुस्कुराहट का तबादला करना पड़ता क्योंकि ये मेरी नौकरी का तकाजा था।